Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. आजकल एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है केरला में जो काफ़ी डोमिनेट कर रहा है नेशनल न्यूज़ में। और ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ये कोई ऐसा वैसा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये उसी मुद्दे पे है जो आजकल पार्लियामेंट पे भी काफ़ी चर्चा चल रही है। लास्ट पार्लियामेंट सेशन में उसका एक अमेंडमेंट बिल दिया गया है और उसके बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी सौंपा गया है इस पे आगे डिस्कस करने के लिए। आने वाले विंटर सेशन में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस पर्टिकुलर मुद्दे पे काफ़ी डिबेट और काफ़ी डिस्कशन होने वाला है, जहां पे ऑपोजिशन ऑफ कोर्स इस पे काफ़ी आवाज़ उठाएगी। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो करंट क्राइसिस क्या चल रहा है केरला में, क्योंकि इस क्राइसिस को अगर आप समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये भारत में कई जगह पे हो रहा है। उसके बाद हमें समझना है कि एग्जैक्टली वक्फ होता क्या है, ये वर्ड और उसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशनैलिटीज हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे मुद्दा जो है, जो जिसपे मैंने कहा कि अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, उसके बाद ऑब्वियस बात है कि आने वाले सेशन में, पार्लियामेंट्री सेशन में डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, आवाज़ उठेगी, सब कुछ होगा। तो उसमें क्या एग्जैक्टली बोला गया है अमेंडमेंट बिल में, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें एज ए लेमैन एग्जैक्ट बिल हम पढ़ते हैं नहीं, हम डिपेंड करते हैं मीडिया के रिपोर्ट्स पे, हम डिपेंड करते हैं कि कोई हमें आके इजी शब्द में समझा दे कि भाई क्या है। तो आज मैं यही कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली 10 पॉइंट्स में कि किस तरीके से ये अमेंडमेंट बिल प्रीवियस वक्फ एक्ट को चेंज करने की बात कर रहा है, और इसमें एक लास्ट में हम एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग ये भी रखेंगे कि किस हद तक ये चेंज होने का प्रोबेबिलिटी भी रखता है। तो अब जब हम बात करते हैं वक्फ का, वक्फ अगर आप देखोगे इंडियन सिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर में देखा जाता है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इज दी इंडियन आर्मी, देन इंडियन रेलवेज, उसके बाद वक्फ बोर्ड को काउंट किया जाता है। और वक्फ बोर्ड को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि इट इज़ फॉर अ चैरिटेबल कॉज, और इस पे रिलीजियस फर्वर और इमोशंस अटैच हो जाते हैं जब भी इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज जब हम बात कर रहे हैं इसको, जब हम इस इंसिडेंट को समझेंगे, मुद्दे को समझेंगे, पैशन को हटा के लॉजिक पे फोकस करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि किस बेसिस पे ये अमेंडमेंट बिल को लेके आके डिफेंड किया जा रहा है और ऑपोजिशन क्या कह रही है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा, अगर दोनों साइड हम समझेंगे तभी हम पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और क्या चेंज करने की बात हो रही है, राइट। सो इसी से स्टार्ट करते हैं इस पूरे डिस्कशन को। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है डॉक्टर दीपान्विता और मैंने अपना पीएचडी किया है जेएनयू से, और आप मुझसे जुड़ सकते हो यूपी मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। कोई भी अगर आपको डिस्कस करना है तो आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हो। आते हैं कि हाल ही में क्या चल रहा है केरला में। तो जो लैंड को लेके डिस्कशन हो रहा है वो बेसिकली 404 एकर्स की लैंड को लेके डिस्कस हो रहा है। कहां पे है ये? विलेजेस कुजापिली एंड पलीपुरम एट मुनानबाम। तो अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मुनानबाम के लैंड डिस्प्यूट को लेके आजकल काफी जिक्र हो रही है। कहां पे है ये? वाइपिन आइलैंड इन केरलास एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अब यहां पे कौन रहते हैं? ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी रहती है, एंड अबाउट 604 फैमिलीज हैं, जिसमें से 400 फैमिलीज क्रिश्चियन हैं, और वो भी लैटिन कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। काफ़ी पॉवर्टी ड्रिवन कम्युनिटी है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ बैकवर्ड क्लास। अब आते हैं जो दूसरे फैमिलीज हैं, वो बिलोंग करते हैं हिंदू कम्युनिटी से, अगेन वेरी पॉवर्टी ड्रिवन। यूजुअली फिशरमैन कम्युनिटी जो होता है वो काफी पॉवर्टी ड्रिवन रहता है।
तो ये जो 604 फैमिलीज है उसमें the religious denomination is Christian as well as Hindu denomination. अब प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है उसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1902 में जो उस समय के ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली थी उन्होंने ये लैंड लीज पे दिया था। किसको दिया था? एक ट्रेडर को दिया था जिनका नाम था अब्दुल सत्तर मूसा सैद, ठीक है, जो कि मतनचेरी में सेटल्ड थे। अब ये जो जमीन उन्होंने दी थी उन्होंने लीज पे दी थी। वहां पे तभी भी ये फिशिंग कम्युनिटी रहती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जगह खाली नहीं थी, वहां पे फिशिंग कम्युनिटी तभी भी थी। बट 1902 में रॉयल फैमिली ने इसको लीज पे दे दिया था टू द मर्चेंट दैट इज ट्रेडर सैद को। अब उनके जाने के बाद उनका जो सक्सेसर था, उनके सन इन लॉ मोहम्मद सिद्दीक सैद ने वो लीज लैंड अपने नाम पे करवा दिया 1948 में। और जब उनके नाम पे ये लैंड रजिस्टर हो गया उन्होंने ये लैंड प्रेसिडेंट ऑफ द फारूक कॉलेज को एज अ वक्फ लैंड दे दिया। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले फारूक कॉलेज एस्टैब्लिश क्यों किया गया था? फारूक कॉलेज काजीकोड में एस्टैब्लिश किया गया था टू एम्पावर मुस्लिम्स ऑफ द मालाबार दैट इज द नॉर्दर्न केरला रीजन, ठीक है। अब कोई भी इंस्टीट्यूशन को you need money, right? You need certain kind of financial help. तो to help फारूक कॉलेज, जो इनके सन इन लॉ थे, उन्होंने ये जो लैंड था एज वक्फ दे दिया। मतलब उनको ये कहा कि ये लैंड का जो भी रिटर्न आता है, चाहे वो आप रेंट से करो या आप एग्रीकल्चर से करो, जो भी आता है वो फारूक कॉलेज में यूज किया जाएगा, फारूक कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये फारूक कॉलेज को हैंडओवर किया गया था इन 1948। बट ऐसे बोलने से नहीं होता है, आपको एक वक्फनामा, एक प्रॉपर लीगल डीड करना होता है जिसको आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करते हो। तो उन्होंने 1950 में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये डीड जो वक्फनामा है वो भी उन्होंने किया एंड ये हैंडओवर कर दिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ द फारूक कॉलेज एज अ वक्फनामा। मैं बार बार यहां पे यूज कर रही हूं वक्फनामा। वक्फनामा क्या होता है मैं बाद में आपको डिटेल में समझाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या उस पर्टिकुलर डीड में होता है। अब फारूक कॉलेज के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने ये वक्फनामा अपने पास आते हुए 1960s, लेट 1960s में उन्होंने डिसाइड किया जो ये फिशिंग कम्युनिटीज है उनको एविक्ट किया जाए, उनको हटा दिया जाए जमीन से, ताकि वो कुछ यहाँ पे रेंट करके लीज करके कुछ अर्निंग हो पाए उनका। और वहां पे शुरू होता है फिशिंग कम्युनिटी और फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट में एक लीगल डिस्प्यूट। अब प्रॉब्लम यह आता है कि जो फिशिंग कम्युनिटी है उनके पास कोई भी लैंड ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स थे नहीं एंड हिस्टोरिकली वहीं पे रहते थे, तो उनके दादा परदादा वहीं पे हैं थे, तो उनको हमेशा लगा था जमीन उनकी है। बट जब लीगल डिस्प्यूट की बात आई तो उनके पास कोई भी ओनरशिप प्रॉपर्टी था, पेपर्स थे ही नहीं। तो इसके वजह से ये डिस्प्यूट काफी दिन चलता रहा एंड एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में पहुंचा गया, जहां पे जो फारूक कॉलेज का मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये जमीन खरीदना चाहते हो तो मार्केट रेट से हमसे खरीद लो, ठीक है, और मार्केट रेट का पैसा आ जाएगा कॉलेज मैनेजमेंट के पास और फिशरमैन कम्युनिटी को मिल जाएगा वो ओनरशिप ऑफ द लैंड। तो यहां पे कुछ फिशरमैन ने ये मान लिया। अब जब ये सेल डीड हुआ, दैट इज जो कॉलेज मैनेजमेंट ने फिशरमैन को ये सेल में दिया जमीन, उस पर्टिकुलर डीड में कहीं पे मेंशन नहीं था कि ये जमीन वक्फ लैंड है, बल्कि ये कहा गया कि ये गिफ्ट डीड है, ठीक है। ये बताया गया था कि ये जमीन फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट के पास आई है थ्रू अ गिफ्ट डीड, नॉट थ्रू अ वक्फनामा। ये कहीं मेंशन नहीं था। तो जब ये जमीन फिशरमैन कम्युनिटी में कुछ लोगों के पास जितना पैसा था उन्होंने मार्केट रेट से खरीद लिया, उनके पास अब ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है। तो यहां पे बात खत्म हो जाती है 1960s 1970s में। अब प्रॉब्लम आने शुरू होता है कि जिन लोगों ने वो जमीन खरीदी
नहीं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो कंप्लेन करने लगते हैं कि भाई हिस्टोरिकली हम तो यहाँ पे ही रहे हैं, तो ये कैसे साबित हो सकता है कि ये जमीन हमारी है, कि ट्रैवनकोर राजा की है, कि ये फारूक कॉलेज मैनेजमेंट है। और इसके वजह से कई सारे केसेस और कंप्लेंट्स आने लगते हैं। और उस समय पे जो केरला के लीडर थे, सीपीआईएम के लीडर थे, उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बैठाई थी अंडर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज एमए निसार। अब उस कमिटी के रिपोर्ट के अंडर पे ये ऑब्वियस बात था कि ये आना ही था कि ये जो जमीन है ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके बेसिस पर वक्फनामा इशू किया गया था। तो जब ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस बात है ये किसी को बेचा नहीं जा सकता है। ओनरशिप विल बी विद द वक्फ बोर्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी विद एनी इंडिविजुअल। तो ये जब पता चला तो कॉलेज मैनेजमेंट ने को दोष ठहराते हुए कहा गया कि भैया ये जो सेल किया गया था ये वक्फ बोर्ड के कंसेंट के बिना किया गया था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कहा गया कि भाई वक्फ बोर्ड ही होगा जो इसका मैनेजमेंट करेगा। तो ये जब इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट आता है, कुछ साल बाद वक्फ बोर्ड सुओ मोटो ये डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये लैंड जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी लोगों के पास ओनरशिप है वो ओनरशिप नहीं रहने वाला है, ये पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी है। और जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको जो भी रेंट देना है वो वक्फ बोर्ड को देना पड़ेगा। एंड वक्फ बोर्ड उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट, केरला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहते हैं कि भाई इनसे प्रॉपर्टी टैक्सेस मत लो, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस उसी समय आप दोगे जब जमीन आपकी है, जमीन तो उनकी है ही नहीं, ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उनसे आप प्रॉपर्टी टैक्सेस मत लो। तो ये जब डायरेक्टिव वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला गया स्टेट गवर्नमेंट के पास और कहा कि भाई क्या करना है, क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि स्टेट इससे रेवेन्यू ले सकता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस ले सकता है। ये समझते ही इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, ये डायरेक्टिव ओवररूल किया गया है, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। बात चली जाती है कोर्ट के पास, इसके बाद केरला हाई कोर्ट में जाती है और कहा जाता है कि भाई क्या होने वाला है बता दो ये जमीन का। तो वक्फ बोर्ड रेंटल लेगा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट रेवेन्यू लेगा या स्टेट बोर्ड कुछ और करेगा। तो इस बात पे ये बात केरला हाई कोर्ट के पास जब जाती है, इस मैटर को स्टे किया जाता है, गवर्नमेंट को बोला जाता है कि भैया रुक जाओ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये डायरेक्टिव मत दो, रुक जाओ, अभी इसको सुनवाई में सुनेंगे हम। अब ये मैटर जब ये केरला हाई कोर्ट के पास आता है, इसे बढ़ावा देता है अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शन होने वाला है। केरला में बाई इलेक्शन के वजह से ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया है फॉर विनिंग द इलेक्शन। एंड इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट मंथ ही केरला के असेंबली ने यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है, ये कहते हुए कि सेंटर शुड विड्रॉ द वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि लास्ट पार्लियामेंट सेशन में प्रेजेंट किया गया था, दैट इज 8 अगस्त को। तो एक तरफ है केरला असेंबली जहां पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, अभी तो बाई इलेक्शन हुआ नहीं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो चाहता है कि भाई वक्फ अमेंडमेंट बिल हट जाए, और दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पे खड़ा है कि भाई देखो वक्फ बोर्ड कर क्या रहा है, यहाँ पे लोगों से अपनी जमीन ले रहा है। तो ये जो मुद्दा है ये आजकल ऑफ कोर्स नेशनल न्यूज पे आ रहा है, बट ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है नहीं। एक साल पहले तमिलनाडु में भी ये बात हुई है और कई जगह पे इसको लेके डिस्प्यूट चलता ही रहता है कि भाई वक्फ बोर्ड किस तरीके से लैंड ले रहा है और किस तरीके से इसको मैनेज कर रहा है। क्या वक्फ बोर्ड कोई भी लैंड ले सकता है, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इन सारी चीजों पे हमेशा एक डिस्कशन बना ही रहता है। तो ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट के बेसिस पे हमें दो चीजें समझनी है। अब सबसे पहले समझना है कि वक्फ होता क्या है। ये जो वर्ड वक्फ है ये एक अरबिक वर्ड से आया है, ठीक है, वकुका से एक वर्ड आता है, उसका मतलब है टू टाई, ठीक है। अब वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ इज बेसिकली एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कोई भी, ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, कोई भी ये रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल मीनिंग में बता रही हूं, उसके बाद इसकी कंडीशनैलिटीज ऐड होती हैं। सिंपल मीनिंग अगर आप चेक करोगे, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट हैज बीन डेडिकेटेड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस।
अब हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो इसका मेंशन आपको कई जगह पे दिखेगा, जैसे कि आपको ये एक वक्फ का जो मीनिंग यूज किया गया है, ये एक्चुअली हजरत उमर के समय पे एक बैटल ऑफ खैबर हुआ था 628 एडी में, जहां पे हजरत उमर जो सेकंड कैलिफ थे उनको एक छोटा सा प्रॉपर्टी मिला था, छोटा नहीं मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी था, और उन्होंने कहा था कि इस प्रॉपर्टी का मैं करूंगा क्या। तो ही वेंट टू प्रॉफेट मोहम्मद एंड ही आस्क्ड फॉर हिज सजेशन, हिज एडवाइस। तो उस समय पे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि भाई इसको वक्फ आप प्रॉपर्टी कर दो, दैट इज इससे जो भी इनकम आए वो लोगों के या कम्युनिटी के भलाई के लिए हो। पहले भी प्रॉफेट मोहम्मद ने यही चीज किया था कि उन्होंने 600 खजूर के पेड़ का जो भी इनकम आता था उस इनकम से गरीबों को वो खाना खिलाते थे इन मदीना में। तो ये जो एक चैरिटी का प्रथा था वो काफी इस पे फोकस करते थे, और अगर आप इस्लाम को देखते हो तो चैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे चैरिटी दो तरीके का होता है इस्लाम में, एक है ज़ाकत जो है कंपलसरी, आपका जो भी इनकम है उसका एक परसेंटेज जाता है कि आपको वो चैरिटी में देना है टू द कम्युनिटी, और एक है सदका जो आप अपना वॉलंटरीली आप देना चाहते हो, वो भी आपका चैरिटी में आप दे सकते हो। तो चैरिटी पे इतना फोकस है कि यही है कि भाई अगर आप कोई भी लैंड या आपको अनाज या आपका कोई गोल्ड कुछ भी आपका प्रॉपर्टी अगर आपको वक्फ करना है ऐसे फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजन या चैरिटी देना है, आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों मीनिंग आता है यहाँ पे। ठीक है, डजंट जस्ट मीन लैंड, इट मीन्स बोथ ऑफ देम। इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं और दोनों ही आप दे सकते हो एज वक्फ। अब इब्न बतूता का भी मेंशन हुआ है, उन्होंने भी किया है वक्फ के बारे में। उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा है कि दामस्कस सीरिया में वक्फ का बड़ा इंपॉर्टेंस था। जो भी गरीब को भी कुछ भी चाहिए था या किसी को भी कोई जरूरत थी तो वो वक्फ ही होता था, वक्फ से ही दिया जाता था। तो वक्फ का कई मतलब बहुत जगह पे आप अरबिक वर्ल्ड में इसका मेंशन आया है, और कहा जाता है इसका जो नुआंस है वो अरब्स जब इंडिया आते हैं तो वो नुआंस भी लेके आते हैं। और चैरिटी बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पिलर ऑफ इस्लाम, तो वो इंडिया में भी और जहां जहां इस्लाम स्प्रेड किया था वहां पे भी ये आइडिया फैलता, एंड इट हैज बीन इन कंटिन्यूएंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब कंडीशनैलिटीज को समझना जरूरी है। एक तो हमने ये समझ लिया कि हिस्टोरिकली भी ये काफी स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है। अब आते हैं कि भाई इसके साथ कंडीशंस क्या है। अब जब हम समझते हैं कंडीशनैलिटीज को, ये तो हमें पता चल गया कि ये चैरिटेबल कॉज के लिए है। अब चैरिटेबल कॉज है मतलब है कि आप इसको बेच नहीं सकते हो, यू कैन नॉट सेल इट। आप रेंट दे सकते हो, लीज पे दे सकते हो, और जो भी आपका इनकम आएगा उसको आप फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इधर आपने वहां पे कोई फार्मिंग किया या किसी को दुकान लगाने का रेंटल दिया या कुछ भी ऐसा किया जिससे कि आपका कोई इनकम आता है, उसको आपने कम्युनिटी के वेलफेयर में आपने यूज किया, सो इट कैन नॉट बी सोल्ड। अब आते हैं जो मेजर दो प्रॉब्लम्स है। एक ये है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कह दिया तो ओनर उसको कभी भी रिक्लेम नहीं कर सकता है। ओनर उसको बाद में 4 साल बाद ये नहीं बोलेगा कि नहीं भैया मेरे को बहुत पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो लैंड वापस चाहिए, या वो जो मैंने गोल्ड दिया था उसको मुझे वापस चाहिए। ये ओनर नहीं कह सकता है। तो द ओनर कैन नॉट रिक्लेम इट। एक बार वो दे दिया गया वक्फ लैंड बोल के या वक्फ प्रॉपर्टी बोल के, वो उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास ही रहने वाला है। जो दूसरा प्रॉब्लमैटिक आता है स्टेटमेंट कि ये फ्यूचर जनरेशंस उसको रिक्लेम नहीं कर सकते। तो अगर सोचो कि मेरे पास एक जमीन है और मैंने उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, मेरे बच्चे उसके बाद जाके ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है, या ये नहीं हो सकता है कि मेरे जनरेशंस मतलब मेरे बाद की जनरेशंस आके बोले वो तो पूर्वज प्रॉपर्टी था, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, वो अब हमारा है। तो ये चीज नहीं किया जा सकता। एक बार प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए उसको रिक्लेम नहीं किया जा सकता है। वो प्रॉपर्टी हमेशा से वो वक्फ प्रॉपर्टी होगा अंडर द सर्वे ऑफ
वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो ये इनकी कंडीशनैलिटीज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्रोसेस क्या है। ये तो समझ में आ गया कि वक्फ क्या होता है एंड एवरीथिंग, बट कैसे किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वक्फ प्रॉपर्टी देने के लिए पहले जो ब्रिटिश पीरियड में ओरल भी माना जाता था, इन द सेंस देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो और ओरली आपने बोला तो तभी भी उस एक ग्रे एरिया माना जाता था, बट ठीक है ओरली भी किया जा सकता था। बट धीरे धीरे ये ओरल वाला कंपोनेंट हटा दिया गया और उस वक्फनामा पे फोकस किया गया कि भाई आपको एक प्रॉपर लीगल डीड पे आप वक्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करो, इन सेंस आप अपना जो है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी क्या आपके नाम पे है, इज इट रजिस्टर्ड। अब रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो तो काफी नया चीज है जहां पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पूर्वज प्रॉपर्टी में तो रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आप अगर कभी अपने आजू बाजू या आपके खुद के घर पे कभी हुआ है, पूर्व एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा मेसी था। आज तक बहुत प्रॉपर्टीज है जो रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। तो उस समय पे अगर आपका रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है और आपने किसी को दे दिया, मतलब वो पता नहीं किसकी जमीन है, आप रह रहे थे आपने वक्फ को दे दिया, तो वो वक्फ का ही हो गया। नॉट इंपॉर्टेंट कि वो रजिस्टर्ड है नॉन रजिस्टर्ड है, जस्ट बिकॉज यू हैड इट इन योर पोजीशन और आपने उसको वक्फ को दे दिया, वो वक्फ के बोर्ड पे चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके वजह से कई डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं एक्चुअली कि भाई एक्चुअल ओनरशिप क्या है, was it really with someone who has given or signed the वक्फनामा or was it somebody else's property। इस पे बहुत सारे disputes हैं, बट तभी भी the understanding जो larger understanding है as per the वक्फ एक्ट 1995 ये है कि भाई वक्फनामा में जिन्होंने दिया है that means the person was in possession of that land, doesn't necessarily have to be a owner of that land। अच्छा, अब वक्फनामा जब आप साइन करोगे उसके बाद एक सर्वे होता है। सर्वे कौन करता है? वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ बोर्ड जो है वो हर स्टेट में है और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग है। शिया वक्फ बोर्ड आर यूजुअली इन प्लेसेस जहां पे 15% से ज्यादा शिया पॉपुलेशन होती है, बट दोनों यूजुअली रहते हैं। सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड्स के नंबर ज्यादा है। तो बेसिकली क्या है कि वक्फ बोर्ड एक बार जब वक्फनामा आता है वो उसके बाद सर्वे होता है। सर्वे पे ये देखा जाता है कितनी जमीन है, क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन इट इज रिकॉर्डेड बाय द वक्फ बोर्ड। अब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के केयरटेकर कौन होता है? वो है मुतावली। उनको अपॉइंट किया जाता है। मुतावली एक पोजीशन है जो बेसिकली केयरटेकर है। वो देखेंगे कि भैया प्रॉपर्टी ढंग से है या जो लैंड है वो सही चल रहा है, उसमें से रेंट कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑल दी जो डे टू डे इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन, वो मुतावली देखेंगे। अब वक्फ बोर्ड का काम क्या है तब, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। तो एक आ गया कि भैया सर्वे करके आपने उसको रिकॉर्ड किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि भाई जो इनकम आ रहा है उसको कम्युनिटी के वेलफेयर में यूज किया जाए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इसी काम को वक्फ बोर्ड करता है। तो वक्फ बोर्ड सिर्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो उस प्रॉपर्टी से जो आने वाला इनकम है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कौन वक्फनामा दे रहा है, क्या डिस्प्यूट है, ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड संभालता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच अ वक्फ प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड। अब आते हैं नेक्स्ट, पर उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन FYI कि मैंने यहाँ पे ताजमहल का फोटो क्यों लगाया है। हाल ही में एक केस चला था जहां पे ये बताया, एक वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया था कि ताजमहल भी एक वक्फ लैंड है। तो उसमें जो जज थे उन्होंने कहा कि भाई क्या शाहजहां ने वक्फनामा साइन किया था? अगर किया था तो लेके आओ। तो उस समय पे ये वक्फनामा का जो इंपॉर्टेंस है हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये बता दिया गया था कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप वक्फ प्रॉपर्टी की बात करें उसके पीछे एक वक्फनामा होना बहुत जरूरी है अगर आप कोई क्लेम कर रहे हो तो, राइट। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, हिस्ट्री में आते हैं। हमारे पूरे इस डिस्कशन के लिए मैंने
3 मेजर एक्ट्स को पिकअप किया है। इसके अलावा छोटे मोटे कई सारे एक्ट्स हैं, उनके अमेंडमेंट्स हैं, बट मैंने 3 इसलिए पिकअप किया क्योंकि बार बार इन तीनों में चर्चा होता है। तो सबसे पहला है मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। ये 1923 में जो एक्ट आया था, ये कॉलोनियल पीरियड के समय पे, इट वाज बेसिकली टू रेगुलराइज एंड रिकॉर्ड द वक्फ प्रॉपर्टी, कि भाई क्या है वक्फ प्रॉपर्टी, कौन सा है और किस बेसिस पे है। तो ये ब्रिटिश पीरियड में जस्ट टू रेगुलराइज ये बनाया गया था, ठीक है, 1923। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में भी फिर से इस पे बात शुरू हुई थी कि भाई कौन से वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनका कैसे आप रिकॉर्ड रख रहे हो, ये सारी चीजें पे डिस्कशन हुआ था। एंड फाइनली वक्फ एक्ट 1954 आया था, जिसके बेसिस पे वक्फ बोर्ड को पावर दिया जाता है कि वो पूरे रिकॉर्ड करे और उनसे जो इनकम आ रहा है, इनकम को किस तरीके से यूज करें, उसका भी अकाउंटेबिलिटी वही रखें, राइट। तो 1954 का वक्फ एक्ट आया था। उसके बाद जो मेजर आया था वो था वक्फ एक्ट 1995, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम थे उस समय पे आया था। अब आज का जो डिस्कशन चल रहा है वो एक्चुअली वक्फ एक्ट 1995 से ही रिलेट करता है, क्योंकि आज के दिन पे जो सारी चीजें हो रही हैं, वक्फ बोर्ड जो कर रहा है, पावर्स है उनके पास, जो डिस्प्यूट्स मैनेज हो रही है, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर एक्ट से ही डिराइव होती हैं। तो ये जो वक्फ एक्ट था, इस पर्टिकुलर एक्ट के बेसिस पे वक्फ बोर्ड को बहुत सारा पावर दिया गया, और उसमें आई वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस ऑफ 2 पर्टिकुलर सेक्शंस। इस एक्ट के 2 सेक्शंस, ये 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 85 और सेक्शन 40, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल को लेके डील करता है। तो लेट मी जस्ट कम डाउन टू द एग्जैक्ट पॉइंट कि क्या है इसका। तो अगर आप सेक्शन 40 देखते हो वक्फ एक्ट 1995 का, वो ये कहता है कि कोई भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है वक्फ ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल का कहना फाइनल रहेगा, उनका जो जजमेंट है वो फाइनल रहेगा। द डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। द फाइनलिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स डिसीजन वाज एम्फसाइज्ड एज पर सेक्शन 85, ठीक है। अब सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 कहता है अगर वक्फ बोर्ड ने कोई भी लैंड को कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, then it is not the responsibility of the वक्फ board to prove the claim, but the real owner to prove it। मतलब क्या है कि एक जमीन को अगर वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, तो जो दूसरे क्लेमेंट है जो कह रहे हैं कि भैया हम इसके एक्चुअल ओनर हैं, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये मेरा कैसे है, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को नहीं करना पड़ेगा। तो वो किसी भी प्रॉपर्टी को कह सकते हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अगर आपको लगता है ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको जाके प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये वक्फ प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, एंड हाउ इज इट दैट यू आर द ओनर ऑफ इट, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 40। ये दोनों पर्टिकुलर एक्ट्स थे जिसको आज के दिन इतना डिबेट पे और इसको बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है, एंड बिकॉज इन दोनों को हटाया जा रहा है, कई पार्टीज कह रही हैं कि भाई इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है वक्फ बोर्ड और उनके पावर्स को। अब वक्फ बोर्ड को ये पर्टिकुलर 2 सेक्शंस इतना पावर देती हैं एज पर द एक्ट 1995 कि कई डिस्प्यूट्स इमर्ज होती हैं। उसको मैनेज करने के लिए एक और अमेंडमेंट लाया जाता है 2013 में यूपीए 2 के अंडर पे। बट प्रॉब्लम ये होता है ये अमेंडमेंट और पावर दे देती है वक्फ के ट्रिब्यूनल को, दैट इज जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, जिसके वजह से द नंबर ऑफ केसेस एक्चुअली बिकम टू मच। उसको सॉल्व करने के लिए कई पोर्टल्स, कई सिस्टम्स लॉन्च किए जाते हैं, बट अगर आप देखोगे आज के दिन पे द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आर ह्यूज। तो समझते हैं क्या है सारे प्रॉब्लम्स। एक वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बनाया गया था वामसी बोल के। इसका काम क्या है? ये बेसिकली डिजिटल रिकॉर्ड्स रखता है ऑफ द इंटायर वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ऑफ द वेबसाइट।
आप जाके यहाँ पे आप रिपोर्ट के बेसिस पे देख सकते हो कि कौन सा वक्फ प्रॉपर्टी है और कहाँ पे है। इफ यू गो टू द लेजिस्लेशंस और या कंप्लेन में जाओगे तो आपको सारे कंप्लेन्स के लिस्ट मिल जाएंगे, कितने सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है वामसी के पोर्टल में। वामसी के पोर्टल के अलावा अगर आप स्टेट वक्फ बोर्ड की बात करते हो, उनके पास भी आज के दिन में 12,700 केसेस पड़ी हुई हैं। वक्फ के ट्रिब्यूनल्स के पास 18,400 केसेस पड़ी हुई हैं और वामसी के पोर्टल में 18,000 कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। और सारे के सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड के इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट है ये। The owners of the land are saying कि वक्फ बोर्ड ने जो वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है वो एक्चुअली वो वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं, एंड दे आर डिस्प्यूटिंग द वक्फनामा, जिसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आने लगा है वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट पे। कहा जाता है या माना भी जाता है, इफ यू आस्क मेजॉरिटी, दैट देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के पास ढेर सारा पावर दे दिया गया है इस पर्टिकुलर वक्फ एक्ट के अंडर पे, और ये जो पावर है इसको मिसयूज किया जा रहा है। अगर आप जस्ट जाके इफ यू टेक अ लुक एट द केसेस ऑफ करप्शन, उसमें कई सारे करप्शन के केसेस फाइल किए गए हैं वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स के खिलाफ और वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट पे अक्रॉस इंडिया। यूपी के वक्फ बोर्ड, केरला, तमिलनाडु, कई सारे केसेस हैं करप्शन के। उसके साथ साथ अगर आप इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ, दोनों रिपोर्ट्स हैं जहां पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पे दे हैड गॉन एंड ट्राइड टू फाइंड आउट कि क्या है रियलिटी। तो ऐसे कई रिपोर्ट्स भी इन सारे मीडियाज में प्रेजेंट हैं, बल्कि कई सारे रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी ली जाती है और उसके बाद बेच दी जाती है ब्लैक में। यहाँ तक कहा गया है कि गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कह देता है ताकि मुस्लिम वोट ब्लॉक मिल जाए उनको। तो कई सारे एलिगेशंस लगी हुई हैं और ये भी कहा गया है कि पॉलिटिशियंस का नेक्सस है, यहाँ पे पुलिस का नेक्सस है, एंड इट इज अ बिग स्कैम दैट इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे बिफोर वी कम टू द पॉइंट ऑफ कि रिलीजियस है, ये बात जरूरी है समझना कि इसमें कई सारे मेजर प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, राइट। तो इसी चीज को जब आप समझने की पील बाय पील अगर हटाने की शुरू करोगे या पेज बाय पेज हटाने शुरू करोगे तो पता चलेगा ये कितना गहरा जाता है और कहाँ तक कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसी चीज को लेके कई बार इसको लेके अगेन एज आई हैव सेड, चाहे वो अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट की बात हो या ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो, कितने सारे केसेस पे कम्युनल राइट्स हुए हैं, सोशल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं इसी पर्टिकुलर मुद्दे पे। क्योंकि जब हम रिलीजन की बात करते हैं वो इमोशन के साथ अटैच हो जाता है और लोगों को इमोशनली प्रोवोक करना बहुत आसान है, जाके रिलीजन के नाम पे प्रोवोक करना बहुत आसान है। तो यही चीज किया जा रहा है बार बार, rather than pinpointing कि एग्जैक्टली करप्शन हो कहाँ रहा है, एग्जैक्टली कहाँ पे स्कैम हो रहा है। मैंने PRS की वेबसाइट से एक टेबल निकाला है जहां पे आपको पता चलेगा कि स्टेट वाइज कितना इमूवेबल प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। उत्तर प्रदेश में 27% प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी, 9% इन वेस्ट बंगाल, पंजाब में 9%, तमिलनाडु में 9%, पूरा मिला के 8,72,000 immovable property is with the Waqf Board. Now that's a huge number जब हम बात करते हैं। यहां तक कि उस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि 2009 में सिर्फ 4 एकड़ लैंड था, जो 15 साल में 2024 में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है एज पार्ट ऑफ व्हाट द वक्फ बोर्ड हैज। उसमें भी अगर आप अकाउंटेबिलिटी ढूंढने जाओगे तो आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के डिटेल्स मिलेंगे, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के डिटेल्स नहीं मिलेंगे। तो कितना एक्चुअली अनरजिस्टर्ड है और उसकी जो ओनरशिप है आपको आइडिया नहीं है। जितना अकाउंटेबिलिटी जो ओपनली डिस्कस किया जा रहा है वामसी पोर्टल में, वो तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल।
जिसको लेके ही इतना बवाल हो रहा है, इतने सारे वक्फ के केसेस न्यूज में आ रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो क्या है बिल? तो सबसे पहले ये समझना है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इट वाज प्रेजेंटेड बाय किरण रिजिजू, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। उन्होंने 8 अगस्त को ये प्रेजेंट किया था और 9 अगस्त को ही उन्होंने जेपीसी, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे इसको सेंड कर दिया गया था। अब जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वहां पे 21 मेंबर्स हैं, जिसमें 21 मेंबर्स लोकसभा से हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा में से। ठीक है, तो अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में ऐसे 10 चेंजेस लाने की बात की गई है, जिसको हमें समझना है फ्रॉम द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। कंपैरिजन से ही समझ में आएगा कि क्या था उस एक्ट में और बिल में क्या चेंजेस लेके आने की बात की गई है। सबसे पहला तो है फॉर्मेशन ऑफ द वक्फ, मतलब किस तरीके से वक्फ बनाया जाएगा, प्रोसेस की बात की जा रही है यहाँ पे। जो एक्ट था, राइट, 1995 का जो एक्ट था, वो कहता है कि वक्फ जो है वो कोई डिक्लेरेशन, दैट इज वक्फनामा से बनाया जा सकता है, या कोई लॉन्ग टर्म यूज से, आप अगर उसके यूज कर रहे हो बहुत साल से तो उसके बेसिस पे बनाया जा सकता है, या ये बनाया बोल सकते हो कि भैया जब हमारा लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो रहा है तो ये वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो एक्ट 3 तरीके से वक्फ अलाउ करता था। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ के बेसिस पे ये अलाउ किया जाता था। अब बिल क्या कह रहा है? बिल कहता है कि भाई ये कोई भी नहीं कर सकता है। Anybody who is practicing Islam for 5 years, at least 5 years, वही वक्फ फॉर्म कर सकता है, मतलब वही डिक्लेयर कर सकता है वक्फ, कोई और नहीं। मतलब कोई ऐसा नहीं हो सकता जो 1 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा है और वो वक्फ डिक्लेयर कर दे। एटलीस्ट 5 years से वो फॉलो करेगा तो वो ही डिक्लेयर कर सकता है वक्फ। उसके बाद ये भी कह दिया गया है कि भाई जो प्रॉपर्टी आप वक्फ डिक्लेयर कर रहे हो वो ओनरशिप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप उसको यूज कर रहे थे। तो बेसिकली सेकंड वाला वक्फ बाय यूज उसको हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ओनरशिप प्रूफ करना जरूरी है। यू हैव टू बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू डिक्लेयर इट टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। उसके बाद जो तीसरा जो था कि भाई आपका लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म होने के बाद आप वक्फ डिक्लेयर कर रहे हो, उस पे भी बोला गया कि भाई नॉट जस्ट द मेल सक्सेसर्स, वुमेन सक्सेसर्स को भी आप देखोगे। वुमेन एयर्स जो हैं उनको अगर नहीं चाहिए तभी आप वक्फ डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपका कोई वुमेन एयर है तो ऐसे आप एंड ऑफ सक्सेशन नहीं कह सकते हो, राइट। सो यहाँ पे 3 चीजों पे लेके बात आती है कि सबसे पहला एटलीस्ट 5 years यू हैव टू फॉलो इस्लाम, सेकंड ओनरशिप ऑफ द लैंड, एंड थर्ड इज कि भाई आपके पास एंड ऑफ सक्सेशन कैन नॉट जस्ट बी विद मेल एयर्स, वो वुमेन एयर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन पे जो चेंजेस लेने आने की बात हो रही है बिटवीन द बिल एंड द एक्ट। अब आते हैं सेकेंड चीज पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ में बिल ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिसको वक्फ आइडेंटिफाई कर दिया गया है उसको अगर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई ये गवर्नमेंट का है तो वो वापस गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करने वाले द कलेक्टर ऑफ द एरिया है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ अप अनसर्टेनिटी। और अगर ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुई तो ये वापस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, और इसको डिटरमाइन करने का अथॉरिटी किसको दिया गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया है एज पर द बिल। ठीक है, तीसरा क्या दिया गया है कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं। 1995 के एक्ट के अंडर पे वक्फ बोर्ड को ये पावर दिया गया था कि भाई वो इंक्वायर करे, डिटरमाइन करे कि ये क्या है। बिल क्या कहता है? ये पावर वक्फ बोर्ड से ले लेता है और कहता है कि भाई वक्फ बोर्ड नहीं करेगा ये काम, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताया जाएगा कि भाई क्या है इसका। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द वक्फ बोर्ड। ये प्रोविजन बिल पूरे तरीके से ये प्रोविजन हटा देता है, मतलब वक्फ बोर्ड से पावर हटा देता है।
तीसरा आते हैं कि भाई सर्वे कौन करेगा वक्फ का, कि भाई सब ठीक है, कौन है, कैसा है, कितना लैंड वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या है, ये जो सारा सर्वे है वो कौन करने वाला है। इसके लिए एक्ट ने कहा था कि भाई सर्वे कमिश्नर बैठाया जाएगा, बट बिल ने कहा कोई सर्वे कमिश्नर नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सर्वे करेगा। तो पूरा पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल पॉज करने वाली हूँ क्योंकि मैं एक चीज समझाने वाली हूँ, जस्ट एन FYI अगेन, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड का टसल आ रहा है। गवर्नमेंट पावर ले रही है वक्फ बोर्ड से कह के कि भाई ये आपके पास पावर नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा जो सर्वे हो या डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो ये कलेक्टर को सर्वे करने का पावर दिया जाता है और जो कहा जाता है कि जो पेंडिंग सर्वेज है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करने वाला है। उसके बाद जो एक्ट था 1995 में, उन्होंने कहा था कि एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया जाएगा। जो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल करेगा क्या, वो जो ये स्टेट गवर्नमेंट के जो वक्फ बोर्ड्स हैं और जो दूसरे सारे वक्फ बोर्ड्स हैं उनको एडवाइस करेगा, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए है। अब ये जो काउंसिल है एक्ट के अकॉर्डिंगली ये सारे मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वुड बी मुस्लिम्स एंड ओनली 2 वुड बी वुमेन, ठीक है। बट अगेन मुस्लिम, सारे मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वुड बी वुमेन, मुस्लिम्स। अब बिल कहता है कि नहीं, पूरे काउंसिल में 2 members have to be non-Muslims as well as 2 members have to be women, ठीक है। सो क्या बोला, 2 members have to be non-Muslims और जो मुस्लिम मेंबर्स हैं उनमें 2 वुमेन होने चाहिए। दैट मीन्स यू हैव 2 वुमेन मुस्लिम्स प्लस 2 non-Muslims जो कि काउंसिल के मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। So that is what the bill makes a change in the central वक्फ काउंसिल का composition में, right? So ये हो गया एक और डिफरेंस। आते हैं दूसरे में, अब आते हैं ट्रिब्यूनल में, क्योंकि पावर एक्चुअली ट्रिब्यूनल को दिया गया था कोई भी डिस्प्यूट मैनेजमेंट के लिए। अब इफ यू टेक अ लुक एट द एक्ट क्या कहता है कि जो ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो चेयरपर्सन होगा, जो हेड करेगा, वो बेसिकली एक क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट सेशन या सिविल जज बनने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनको बना सकते हो। बिल ने कहा कि भाई ये सब चीजें सही है, बट ये जो है ना कि भाई मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के एक्सपर्ट को रहना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को, वो जरूरी नहीं है। बल्कि जो ट्रिब्यूनल बनेगा वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन सकते हैं या कोई करंट और फॉर्मर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बन सकता है। तो यहां पे अगेन एक्सपर्टीज ऑफ मुस्लिम लॉ की जरूरत नहीं है, यू नीड टू हैव समवन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अगेन क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड से पावर लिया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं जो अपील ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, जो कि कहा जाता था एक्ट के अंडर पे कि डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल आर फाइनल। कौन सा था ये आपका सेक्शन में, सेक्शन 80 के अंडर आता था कि भाई सारे जो 85 के अंदर, सेक्शन 85 के अंदर आता था कि जो सारे डिसीजंस वक्फ ट्रिब्यूनल लेगा वो फाइनल है। बट यही चीज बिल कहता है कि नहीं, ये फाइनल नहीं है। 90 डेज के अंदर पे ये हाई कोर्ट पे जा सकता है बात, इट कैन बी अपील्ड इन द हाई कोर्ट, विच बेसिकली मीन्स दैट ट्रिब्यूनल का पावर भी आप डाइल्यूट कर रहे हो। ये सारे डिस्प्यूट्स हाई कोर्ट जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल इज नॉट द फाइनल वर्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी कॉम्पोजिशन आपने चेंज कर दिया, दूसरा आपने उनका जजमेंट का जो अथॉरिटी था उसको भी आप डाइल्यूट कर चुके हो। अब आते हैं पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बिल इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ वक्फ, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये कौन ऑडिट करेगा, ये CAG ऑडिट करेगा। सारा जो पैसा वक्फ बोर्ड ले रहा है, जो कहाँ खर्चा कर रहा है, ये सारी चीजें ऑडिट होगी बाय द CAG, राइट। एंड फाइनली और एक चीज ऐड किया गया था कि वक्फ बोर्ड फॉर द बोरा एंड द अगा खानी कम्युनिटीज के लिए भी बनाई जाएगी। सो दिस विल हैव द सेपरेट वक्फ बोर्ड। पहले सिर्फ सुन्नीज एंड शियाज के लिए था, बट अभी अगा खानी एंड बोरा कम्युनिटी के लिए भी वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा एज पर द न्यू बिल। तो इसको अगर हम समराइज करते हैं तो वक्फ
जो अमेंडमेंट बिल है वो 3 चीजें कर रहा है। एक, फॉर्मेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे इट इज टॉकिंग अबाउट कि भाई ओनरशिप डिटरमाइन करने के बाद ही हो। दूसरी चीज है, वक्फ बोर्ड का पावर रिड्यूस किया जा रहा है, वहां पे कॉम्पोजिशन पे फोकस किया जा रहा है कि भाई वुमेन मेंबर्स तो होंगे ही, बट यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो जिसका जो ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स हैं, स्पेशली वी हैव द अदर लीडर्स सच एज ओवैसी ने बहुत कहा है कि ये डिविसिव आइडिया है, ये आइडिया मतलब इट इज गोइंग अगेंस्ट द माइनॉरिटी, राइट। इट इज लार्जली टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वक्फ बोर्ड को लेके प्रॉब्लम है। तीसरा जो चीज है वो है ट्रिब्यूनल को लेके। ट्रिब्यूनल का पावर को रिड्यूस किया जा रहा है, ट्रिब्यूनल की जो अथॉरिटी है उसको रिड्यूस किया जा रहा है। एंड ये जो पावर रिड्यूस करके कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? ये शिफ्ट किया जा रहा है टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्चुअली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि फाइनली जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट है बता ही दिया गया है कि वो खुद रूल्स बना सकते हैं, और ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होंगी बाय द वक्फ बोर्ड वो CAG ऑडिट करने वाला है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल एक्चुअली CAG के पास चला जाएगा टू सी कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग द पावर एंड दिस इज व्हाट द अमेंडमेंट बिल इज टॉकिंग अबाउट। अब इस पर्टिकुलर बिल में अगर आप देखोगे, द आइडिया हैज बीन टू रेगुलेट द वक्फ बोर्ड एंड द वक्फ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। देयर आर टू मेनी डिस्प्यूट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। हम तो बड़े बड़े डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, बट अगर आप कोई इफ यू गो टू अ स्मॉल विलेज, वहां पे भी ऐसे कई सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। जैसे कि आई वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ तमिलनाडु, जहां पे एक फार्मर हु वांटेड टू सेल 2 एकड़ की जमीन, उनको बोला गया कि भाई कहाँ से बेच रहे हो, NOC लेके आओ वक्फ बोर्ड से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है, जो इतने साल से आप फार्म कर रहे हो एंड एवरीथिंग, इट इज अ वक्फ लैंड। ठीक है, तो ऐसे कई केसेस हैं जहां पे कॉमन फार्मर को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये एक्चुअली वक्फ प्रॉपर्टी है, या उनके नॉलेज के बाहर किसी ने उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। सो नाउ विद दिस अमेंडमेंट बिल, दिस इज there's an attempt to regulate it. अब प्रॉब्लम ये है कि when you talk about these things, it is seen as an anti-religious, community, anti-minority. It is important to understand कि अगर इस पूरे अमेंडमेंट बिल के कुछ फीचर्स को प्रिजर्व करते हुए, जहां पे एक ऐसा रेगुलेशन लाया जाए ताकि ये जो लैंड स्कैम है, जो ये इंक्रोचमेंट स्कैम है, उसको रोका जाए, and while giving that support to the community, वो बहुत important है। क्योंकि at the end of the day, if you just take a look around it, अगर सही में वक्फ प्रॉपर्टी से इनकम बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी सही में जाता, तो आज के दिन इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ इंडिया इतनी प्रॉब्लम्स में नहीं होती, इतने पॉवर्टी में नहीं होती। सो दैट इज द रीजन व्हाई सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेशन नीड्स टू बी ब्रॉट इन। the वक्फ बोर्ड हैज टू बी रेन्ड इन, ये तो है ही, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी। सो इसको बैलेंस करते हुए कुछ फीचर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ फीचर्स को आपको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, लाइक हैविंग नॉन मुस्लिम्स इन अ वक्फ बोर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट। कुछ चीजों को बैलेंस करते हुए अगर एक अच्छा बिल प्रेजेंट किया जाए, उसको अमेंडमेंट की तरह लेके आया जाए एज एन एक्ट, you will definitely see a change in the way the Waqf board or the Waqf properties are dealt with. It is a requirement of the time and it is something that needs to be done. With this, we'll come to an end to today's discussion. Thank you so much for joining me. I'll see you in the next one. Take care. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.